हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं इस वीडियो में हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन की। तो देखिएगा ध्यान से कि हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या है, या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान से संबंधित अपन बात कर लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है ये? प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी ग्रीन हाउस गैसें होंगी उनमें CO2 हो गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये मुख्य भूमिका अदा करने वाली गैसें हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। और यह बात भी कही जाती है कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर उपस्थित नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर कोई जीवन उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, न कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी धरातल बताया गया है। इसमें इसमें पृथ्वी धरातल पर आती हुई सूर्य की विकिरणें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो देखिएगा कुछ गर्मी पृथ्वी की सतह से परिलक्षित होती है, मतलब वापस परावर्तित हो जाती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के प्रवेश करती हैं वातावरण के रूप में प्रकाश और गर्मी ऊर्जा के रूप में। ठीक है, और कुछ गर्मी पृथ्वी की सतह से परिलक्षित या परावर्तित हो जाती हैं, कुछ गर्मी बच जाती है, कुछ गर्मी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें बताई जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं? CO2 है, मेथेन है, ठीक है, और मुख्यतः जलवाष्प है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी को गर्मी प्राप्त होती है, या आप यूं बोल सकते हैं कि पृथ्वी धरातल पर लगातार उष्मा या गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत की, कि जो भी ये गैसें रिलीज हो रही है या उत्पन्न हो रही है। अब अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत की, कि जो भी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हो रही हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं मुख्यतः। तो इसमें फर्स्ट है आपके CO2। ठीक है, CO2 गैस के बारे में अपन बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। इसके स्रोत कोयले का दहन, वनों का कटान और सीमेंट उद्योग होता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है? कोयले के दहन से, वनों की कटाई से और सीमेंट उद्योग से। ठीक है, नेक्स्ट है मेथेन, CH4। यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। इसके मुख्य स्रोत ऑक्सीजन, जीवाणुओं की प्रक्रिया, आंतरिक कोयला खदानों में। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये उत्पन्न हो रही है? ऑक्सीजन से। ठीक है, जीवाणु की प्रक्रिया से, मतलब जीवाणु भी मीथेन गैस, जैसे मेथेनोजन जीवाणु होते हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और आंतरिक कोयला खदानों में, कोयले की खानों से भी इसका उत्पादन होता है। ठीक है, थर्ड है आपके नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में 6% योगदान देती है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि N2O का योगदान कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर आएगा आपके 6%। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत उर्वरक और कोयला दहन है। और N2O कहाँ से उत्पन्न हो रही है? उर्वरक से और कोयला दहन से उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हेलो कार्बन। यह मानव उत्पादित रासायनिक यौगिक हैं। जो भी हेलोजन यौगिक होते हैं उनको क्या कहा गया है? हेलो कार्बन कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित रसायन माने जाते हैं, जिनमें हेलोजन परिवार के तत्व तथा कार्बन और अन्य गैसों से मिलकर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 शामिल हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाए कि हेलो कार्बन में कौन कौन से यौगिक उपस्थित हैं, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परक्लोरोकार्बन, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब SF6 शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सतही ओजोन। और जो सतह पर पाई जाने वाली ओजोन है O3 के रूप में, वो महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस मानी जा रही है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में उपस्थित यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक
ठीक है, जो औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? औद्योगिक गतिविधियों से। ठीक है, कि कोई भी औद्योगिक उत्पादन किया जा रहा है तो वहां से ओजोन गैस उत्पन्न होगी। वैसे ओजोन परत होती है वो ऊपर होती है ओजोन परत के रूप में, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट से अपने धरातल की रक्षा करती है, या जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें आ रही होती हैं उनको फिल्टर कर देती है, आने नहीं देती पृथ्वी सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जल वाष्प। यह प्राकृतिक शोषण तथा वाष्पीकरण से प्राप्त होती है। जल वाष्प कहाँ से मिल रहा है? प्राकृतिक शोषण से और वाष्पीकरण से मिलता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, और जब इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो जो भी ऊष्मा है उसका अवशोषण बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं उनको और अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वातावरण जो होता है, पृथ्वी का जो वातावरण है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ग्रीन हाउस की सतह के रूप में। ठीक है, कि सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह से पुनः परावर्तित होकर स्पेस में चला जाता है। कितना परसेंट वापस लौट जाता है? 31%। ठीक है, और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लेता है, और सूर्य से आने वाली जो बची हुई ऊर्जा है बाकी, वो पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिर इसे उष्मा में परिवर्तित किया जाता है। पहले अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उष्मा में उसको रूपांतरित कर दिया जाता है, जो पृथ्वी की सतह और ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, जिनके बारे में अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, वो सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और उष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती है। ठीक है, जिससे मानव जीवन संभव है। ग्रीन हाउस गैस का नाम, ठीक है, कार्बनिक मतलब कार्बनिक नाम, और पर्यावरण में इस गैस का प्रतिशत कि कितना कितना परसेंट है और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो देखिएगा यहाँ पर भाप, ठीक है, मतलब जो जलवाष्प है, वाटर वेपर, ओके, H2O, ठीक है, गैस के रूप में है। इसका प्रतिशत जो है वो होता है 36 to 70%, मतलब 36% से 70% तक विद्यमान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 9 से 26% पाया जाता है। मेथेन CH4 4 से 9% होगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O 3 से 7%, ठीक है, मुख्यतः 6% होता है ये एवरेज जब अपन बात करते हैं तो। औसत ओजोन की बात करें अब अपन, O3, ओजोन का प्रतिशत नहीं बताया गया है पर यह भी सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कि किस तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है, और वास्तव में ये सही है कि लगातार ग्रीन हाउस जो गैसें हैं ये लगातार क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण मानव द्वारा निर्मित किए हुए हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये सभी क्या हैं? मानव द्वारा वृद्धि की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मनुष्य ने अपनी खुशी के लिए या सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों और वनों को नष्ट करते जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अपन कह सकते हैं कि मानव अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों और वनों को नष्ट कर रहा है, जिससे इन गैसों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। और गैसों का लगातार उत्पादन बढ़ता है जिससे सीधा सीधा तात्पर्य निकल रहा है कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रही हैं। ठीक है,
जीवाश्म ईंधनों का अंधाधुंध रूप से प्रयोग हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान अब पहले से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ठीक है, पहले से कितनी वृद्धि हो गई है तापमान में? 11 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। और कहा जा रहा है सन 2030 तक यह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। ये अनुमान है कि 2030 तक 11 से ये 16 हो जाता है। ठीक है, या होने वाला है। मतलब 5 डिग्री सेल्सियस की और इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। इसके कई दुष्परिणाम भी हमें देखने मिल रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में बाढ़ का आना, मतलब एक अनहोनी हो रही है। जैसे रेगिस्तान में बाढ़ का आना, अति वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी होना, ठीक है, तथा ग्लेशियर पर मौजूद बर्फ भी पिघलने लगी है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघल जाने से, नदी का लेवल बढ़ने से वहाँ का जो बना हुआ डैम है वो क्षतिग्रस्त हुआ और पानी बाहर आ गया, जिससे काफ़ी क्षति पहुंची है वहाँ के निवासियों को। ओके, यदि आगे भी यह सब ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब पृथ्वी अपने विनाश की ओर अग्रसर होगी। ठीक है, कहा जाता है कि अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो कई जगह गर्म हवाओं के तूफान उठेंगे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि लगातार यदि तापमान में वृद्धि होती रही तो जगह जगह पर गर्म हवाओं के भयंकर तूफान उठने वाले हैं। तो कहीं समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा, और जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो उसके आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और निचले हिस्सों में मौजूद देश जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पीने और सिंचाई के लिए भी पानी मौजूद नहीं होगा। ठीक है, और पीने का पानी और सिंचाई का पानी का लेवल भी आज काफ़ी कम हो चुका है। काफ़ी स्थानों पर, काफ़ी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पीने लायक और सिंचाई लायक पानी नहीं बचा है। ठीक है, वन और पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करें और अपनी पृथ्वी के अस्तित्व को खोने से बचाएं। ठीक है, हमें बिल्कुल रुझारू रूप से जागरूक होना है और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय सुझाने हैं और पृथ्वी के अस्तित्व को बचाए रखना है। ठीक है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन प्रभाव की प्रक्रिया। ग्रीन हाउस प्रभाव किस तरीके से उत्पन्न होता है? देखिएगा, इसके 6 पद हैं या 6 स्टेप शो की गई हैं, जैसा कि अपन ने इस स्लाइड से पहले डिस्कस किया है कि सर्वप्रथम सूर्य से आने वाली रोशनी पृथ्वी पर आती है। ठीक है, जिसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और वापस स्पेस में चला जाता है। ये पहला स्टेप हो गया, मतलब विकिरण पृथ्वी सतह पर आएगी, कुछ परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, सूर्य से आई कुछ किरणें पृथ्वी पर मौजूद तथ्यों जैसे समुद्र और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब उसका अवशोषण कर लिया जाता है, तत्पश्चात उसे ऊष्मा में रूपांतरित कर उत्सर्जित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। ये स्टेप 2 है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने की प्रक्रिया का। यह उत्पन्न हुई ऊष्मा हीट अंतरिक्ष की ओर जाती है। कहाँ जाती है? अंतरिक्ष की ओर जाती है। ठीक है, इस ऊष्मा का कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब अब जो ऊष्मा वापस स्पेस की ओर जा रही है, अंतरिक्ष की ओर जा रही है, उसको वापस ग्रीन हाउस गैसों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म बना रहता है। ठीक है, क्या हो जाता है? उन गैसों के इस ऊष्मा के अवशोषण के कारण वहाँ का वातावरण, मतलब पृथ्वी का तापमान जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये स्टेप है आपके 4। ओके, मनुष्य की क्रियाओं जैसे जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से, ठीक है, और वनों का सफाया आदि से ग्रीन हाउस गैसों का स्तर वातावरण में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जीवाश्म ईंधनों का अंधाधुंध उपयोग और वनों की कटाई से इन गैसों के स्तर में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ओके, ये होता है आपके स्टेप 5। इस ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। और अभी अभी अपन ने पहले स्लाइड में देखा था कि 11% पहले की तुलना में तापमान में वृद्धि हो चुकी है और 2030 तक यह वृद्धि
16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, मतलब अब 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, ये 6 स्टेप हो गया। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं पर्यावरण या जलवायु में पर्यावरण के कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड। ठीक है, कि क्या कारण है, क्या कारण है कि वास्तव में जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिएगा, मौसम और जलवायु दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्या है, मौसम और जलवायु दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मौसम में परिवर्तन आम बात है, मौसम बदल सकता है। ठीक है, और हम साल में 3 मौसम जैसे ठंड, गर्मी और बारिश का अनुभव भी करते हैं, ये हमें मालूम भी है। इस मौसम में इस मौसम में हुए परिवर्तन को हम आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, और अपन जो भी मौसम में बदलाव आता है उसको आसानी से अनुभव कर समझ सकते हैं। परंतु जलवायु में परिवर्तन अत्यंत धीमा होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन समझ नहीं आता है, काफी धीमी प्रक्रिया है ये, और हम इस धीमी प्रक्रिया में सामंजस्य भी आसानी से बैठा लेते हैं और इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। परंतु यह जलवायु में हुआ बदलाव है या परिवर्तन है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि मौसम और जलवायु दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। मौसम बदलता हुआ प्रतीत होता है, पर जलवायु के अनुसार अपन ढल जाते हैं, इसको महसूस नहीं किया गया या इसको समझा नहीं गया है या समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, परंतु यह जलवायु में हुआ परिवर्तन पृथ्वी और इस पर उपस्थित जीवों के लिए अत्यंत खतरनाक है। और यदि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये नुकसानदायी है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारण भी माने गए हैं तो मानव निर्मित कारण भी यहाँ पर माने गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारणों पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, या अपन कह सकते हैं हमारा कोई बस नहीं होता। ठीक है, बस का मतलब चलने वाली बस नहीं है यहाँ। परंतु मानव द्वारा निर्मित कारणों को नियंत्रित करके हम पृथ्वी के अस्तित्व और भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब मैन मेड जो भी रीजन है उनको हम नियंत्रित कर पृथ्वी के अस्तित्व और भविष्य में होने वाली जो कठिनाइयां हैं उनसे हम बच सकते हैं। इसके लिए हमें जलवायु परिवर्तन के कारणों पर गौर करना पड़ेगा कि किस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जलवायु के कारण कि वास्तव में जलवायु के कारण क्या है। तो अपन पहले देख लेते हैं प्राकृतिक कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण क्या है जलवायु के। फर्स्ट है महाद्वीपों का खिसकना, ज्वालामुखी, तीसरा है समुद्री तरंगे और चौथा है धरती का घूमना। ये तो हो गए आपके क्या, प्राकृतिक जो कारण है जलवायु के वो। इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट, मानवीय कारण। क्या, मानवीय कारण। कई ऐसे मानवीय कारण हैं जिसके फलस्वरूप पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप जलवायु में भी परिवर्तन हुए हैं और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, और वो ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जीवाश्मीय ईंधनों जैसे कोयला। क्या है, कोयला, कोयला है ये। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि के प्रयोग से अधिक मात्रा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में मुक्त हो रही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस माना जाता है, CO2 को ही माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वनों के लगातार कटाव से उनके द्वारा अवशोषित की जाने वाली CO2 का स्तर पर्यावरण में बढ़ रहा है। कि वनों को काट लिया जाता है और पेड़ पौधे श्वसन में CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अब वन काटे जा रहे हैं, मतलब पेड़ों की संख्या कम हो रही है, जिससे CO2 वातावरण में बढ़ेगी, क्योंकि उनको अवशोषित नहीं किया जा रहा, या यूं कहें कि पेड़ों द्वारा CO2 ग्रहण नहीं की जा रही, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। तो क्या होगा, वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बढ़ेगी, उसका स्तर पर्यावरण में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, औद्योगिकरण के चलते नवीन ग्रीन हाउस गैसें भी पर्यावरण में आवश्यकता से अधिक मात्रा में शामिल हो रही हैं, जैसे N2 हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है, नवीन ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिससे तापमान लगातार बढ़ रहा है।
ठीक है। औद्योगिकरण के कारण भी मतलब छोटे छोटे जो उद्योग हैं अब बड़े बड़े उद्योगों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, और वहाँ पर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके चलते नवीन ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये भी एक विचारणीय बात है। नेक्स्ट देखिएगा, जल्द अपघटित न हो सकने वाले सामान जैसे प्लास्टिक आदि के प्रयोग से भी गैसों का उत्पादन होता है। खेती में उर्वरक कीटनाशकों के छिड़काव से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, कीटनाशकों के छिड़काव से भी क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। उर्वरकों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। घर बनाने और औद्योगिकरण के लिए जमीन प्राप्त करने के लिए या करने के उद्देश्य से पेड़ों की कटाई के चलते भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ तक आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा। हर एक छोटी से छोटी बात मैंने यहाँ डिस्कस की है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में और उनकी वृद्धि के बारे में डिस्कस किया है। तो देखिएगा अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके सामने है। यह सभी कारण जो लास्ट वीडियो में अपन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पढ़े हैं, उन सभी के बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो देखिएगा, ये सभी कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे भी, प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। हम सभी को इन सभी कारणों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करके अपने भविष्य को बचाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस दिशा में शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लेनी है कि आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के बारे में हमें शिक्षित करना ही होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में सुधार कैसे लाया जा सकता है? तो देखिएगा यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन की बात की जा रही है कि जो भी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं। यदि जलवायु परिवर्तन होने से पृथ्वी पर अनेक तरह के बदलाव हो रहे हैं, अगर ग्रीन हाउस के प्रभाव में बदलाव आता है तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर मानव जीवन मुश्किल हो सकता है। ये फैक्ट है कि यदि ऐसा हुआ तो मानव जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए हमें प्रयास करने ही होंगे। ठीक है, और कौन कौन से प्रयास करने होंगे? तो देखिएगा, फर्स्ट, अपने आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये एक नॉर्मल सा प्रयास है जिसे आप हर मंथ काम में ले सकते हैं। हर मंथ नहीं तो एक ऋतु में। ठीक है, जैसे कि या एक सीजन जो होता है आपके बारिश का सीजन, उसमें आप इस पर वर्क कर सकते हैं अपनी ईमानदारी से। यदि 10 पेड़ भी लगाएं हर साल तो काफ़ी होते हैं। ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करना होगा। समुद्र एवं नदियों को साफ रखना होगा। कारखानों से निकलने वाले कचरे को दोबारा उपयोग में लाना होगा। ठीक है, अगर खेतों में कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उसे कम करना होगा। क्या क्या हो गए? तो देखिएगा, अपने आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पहला। ठीक है, पहला सही कदम। ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करना होगा। ठीक है, जो भी जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन जो होते हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। समुद्र एवं नदियों को साफ रखना होगा। कारखानों से निकलने वाले कचरे को दोबारा उपयोग में लाना होगा। ठीक है, रिसाइकलिंग करनी ही होगी। अगर खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो कम कर दें या करें ही नहीं। ठीक है,